हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपका स्वागत है साइंस पंचायत में। तो आज की पंचायत है क्लास 9 से चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो एक्चुअल में आज जितना हमारा टॉपिक डिस्कशन होने वाला है उसमें जितनी सारी बातें होने वाली हैं इस मैटर के आसपास होने वाली है। एक्चुअल में मैटर क्या होता है, इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, एक्चुअल साइंटिफिक वे क्या होना चाहिए किसी मैटर को डिफ़ाइन वगैरह करने के लिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मैटर की हिंदी होती है पदार्थ। तो अब मैं आपको एक लाइन बोलने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ठीक है। पूरे यूनिवर्स में, पूरे इंटायर यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है, जितनी भी थिंग्स प्रेजेंट है ना, सारी की सारी क्या होती हैं, मैटर होती हैं। अब इसी को थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर लेते हैं। हमारा मेन फोकस रहेगा कि एक्चुअल में हमारे सराउंडिंग, हमारे आसपास में जितनी भी सारी चीज़ें प्रेजेंट है वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, मैटर हैं। लेकिन आप मैटर को ऐसे भी समझ सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स में जितनी चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे सर यूनिवर्स बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि सारे गैलेक्सीज की बात कर लें, या फिर आप सारे प्लैनेट की बात कर लें, पूरे के पूरे स्टार की बात कर लें, ये सारे मैटर के ही पार्ट हैं क्या? हाँ बिल्कुल, ये सारे कहीं ना कहीं एक तरीके से मैटर ही हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, तो चलिए अब इसी को कंटिन्यू करते हैं कि एक्चुअल में मैटर है क्या। अब जैसे हमारे आसपास जितनी चीज़ें हैं वो सारी मैटर हैं। अब इनको डिफाइन हम कर रहे होंगे आगे आगे चल के, तो आगे इसी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि ऐसे थिंग्स या एनी थिंग विच कैन हैव मास एंड इट्स ऑक्यूपाई स्पेस आर कंसिडर्ड एज अ मैटर। कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जिसके पास कुछ मास हो, कुछ वॉल्यूम हो या कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो एक्चुअल में क्या होगा, मैटर होगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ एनसीईआरटी की लाइनें यहाँ पे मेंशन है, अब देखना स्टार्ट करिए। पहला यहाँ पे देखिए, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मैटर। जितनी भी चीज़ें पूरे यूनिवर्स में बनी हुई है, ये किन सारी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, एक्चुअल में मैटर से मिलकर बनी हुई है। कुछ एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी में गिवन है, जैसे जो एयर से हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, बैक्टीरिया, वायरस, जितनी भी चीज़ें आप लोगों के बारे में सोच पा रहे हैं, लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, सब कुछ क्या है, मैटर ही है। और अ पार्टिकल ऑफ अ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। जितनी भी एग्जाम्पल दिए गए सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे मैटर हैं। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट all the things mentioned above occupy space and have mass। जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं, हर किसी के पास कुछ ना कुछ मास होगा। नो डाउट किसी का मास बहुत कम होगा, किसी का मास बहुत ज़्यादा होगा। जैसे किसी गैस वगैरह के बारे में बात कर लें, हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे आसपास बहुत सारे, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का अमाउंट सबसे ज़्यादा है। ये गैसेस हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्मेट में प्रेजेंट है, तो इनका मास बहुत कम है। तो एक्चुअल में इनको हम इजीली विजुलाइज नहीं कर सकते, ऐसे उनको देख नहीं सकते हम। क्या बात समझ में आ रही है ना? जैसे वाटर वगैरह के बारे में बात कर लें, तो उसमें से आप H2O के मॉलिक्यूल को थोड़ी ना देख सकते हैं। वो तो जब बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ इकट्ठे होते हैं तो एक मैटर के फॉर्मेट में आपको दिखते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन को मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, यानी मैटर है, मैटर के पास क्या चीज़ें होती हैं, इसके पास मास भी होगा और क्या होगा, इसके पास वॉल्यूम भी होगा। वॉल्यूम को ही कई बार क्या आप कह देते हैं, स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। यानी मास और वॉल्यूम जिस भी चीज़ के पास प्रेजेंट होगा उसको आप कैसे कंसीडर कर लेंगे, मैटर के फॉर्मेट में कंसीडर कर लेंगे। चलिए छोड़िए सारी बातें, छोड़िए। इस यूनिवर्स में, इस पूरी दुनिया में जो भी थिंग्स हैं, जो भी चीज़ हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, एक्चुअल में मैटर हैं। क्या बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट है कि शुरुआती टाइम में जो अगर देखेंगे तो जो इंडियन फिलोसफर वगैरह थे, जब साइंस का इवोल्यूशन वगैरह चल रहा था, जब साइंस धीरे धीरे और इवॉल्व हो रही थी, तो उस टाइम पे जो इंडियन फिलोसफर वगैरह होते थे वो लोग मैटर को क्लासीफाइड किए। इन अर्लियर इंडियन फिलोसफर क्लासीफाई मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स।
पंच तत्व वगैरह का नाम सुन रखे होंगे, कई बार ऐसे बात करते रहते हैं, कई बार कोई पंडित जी होते हैं वो पंच तत्व के बारे में बता देते हैं, कई बार हमारे दादाजी कहानियों वगैरह में पंच तत्व के बारे में बता देते हैं। तो शुरुआत में मैटर को इस तरीके से क्लासीफाई किया गया कि ये पूरी की पूरी दुनिया पंच तत्वों से मिलकर बनी हुई है। कहीं ना कहीं एक हद तक ये सारी बातें सही भी हैं। तो जैसे पंच तत्व के बारे में बात कर ले हम, तो ये पंच तत्व कौन कौन से हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये सारी की सारी चीज़ें एक्चुअल में क्या है? पंच तत्व के पार्ट हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। ये इंडियन फिलोसफर के अकॉर्डिंग जितनी भी इस हमारे दुनिया में चीज़ें हैं जो कि लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, इन्हीं पंच तत्वों से मिलके बनी हुई है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? फिर इसके बाद बारी आती है मॉडर्न डे के जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, इन लोगों ने जो एक्चुअल में मैटर को लेके क्लासिफिकेशन बता रखा है, उसमें 2 तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। तो आइए इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप ऑफ अ क्लासिफिकेशन ऑफ अ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। तो 2 तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिया गया है इसका। तो चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी को थोड़ा बहुत करके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए चीज़ें थोड़ी बहुत आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी और थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। बहुत अच्छी लाइन है यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले फिजिकल नेचर ऑफ अ मैटर। अब ये जो आगे वाली लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जितने भी मैटर्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी भी मैटर के बारे में बात करें, चलिए एक एग्जांपल, जैसे एक आयरन रॉड के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। एक कोई आयरन रॉड है, तो यहाँ पे देखिए मैं ऐसे बना दे रहा हूँ कि ये कोई आयरन रॉड है। तो क्या इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, उन्हीं से मिलके पूरी की पूरी रॉड बनी होगी। तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, ये पार्टिकल एक्चुअल में क्या होंगे? Fe होंगे, आयरन के एलिमेंट्स होंगे। ये चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही है तभी आगे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी तो आप सुनते जाइए सब चीज़ों को। छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। चलिए किसी ग्लास में वाटर फिल कर रखे हैं, तो वाटर खूब सारे ऐसे ऐसे भर रखे हैं, और पूरा का पूरा जो वाटर दिखता है ना जिसको आप पीते रहते हैं, वो भी वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसमें H2O होते हैं खूब ढेर सारे। कुछ हमारे आसपास गैसेस होती हैं, जैसे हमारे आसपास कुछ एयर हो गई, तो ये एयर हो गया। एयर भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जैसे N2 गैस हो गई, O2 गैस हो गया, और भी बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो एक्चुअल में एक मैं एग्जांपल ले लिया सॉलिड का, एक लिक्विड का, एक गैस का। अभी मैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि जितने भी मैटर होते हैं ये बने होते हैं किनसे? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके। क्या बातें थोड़ी थोड़ी करके समझ में आ रही हैं? तो ठीक है, फिर आगे देखिए कंटिन्यू करते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड और इमेजिनेशन। अब खुद सोच के देखिए ना, किसी भी मैटर के जो एक्चुअल में उसका एलिमेंट्री पार्ट है, जो सबसे छोटा पार्ट होता है, जिसको हम पार्टिकल कह रहे हैं, जिनसे मिलके वो मैटर बना हुआ है, क्या वो एक्चुअल में आपको विजिबल होता है? उसको आप देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं, वो इतना स्मॉल है। कई बार इसके लिए एक वर्ड यूज होता है टिनी। तो ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, देखिए यहाँ पे जो पार्टिकल लिखा हुआ है, ये क्या हो सकते हैं? या तो एटम होगा, या फिर ये क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल हो सकता है। या तो एटम्स हो सकते हैं, या फिर ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों से मिल मिल के बना होता है पूरा का पूरा हमारा मैटर। और ये पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि ये हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड होते हैं, इनको हम इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब ऐसे आप खुद सोच के देखिए, हमारे आसपास में खूब सारे एयर वगैरह है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट हैं यहाँ पे। लेकिन क्या एक्चुअल में आप इनको देख पाते हैं क्या? क्योंकि इतने छोटे, इतने स्मॉल होते हैं कि आपको दिखते ही नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, अब इसके बाद से हम बात करते हैं नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार कंपटीशन वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। अभी तक जितना हम देखिए पढ़ के आ रहे हैं ना, इसमें पूछे जाने वाला पार्ट जो था, एक मेन ये था, मैटर हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम।
जिनके पास मास एंड वॉल्यूम दोनों चीज़ें होती हैं उनको आप मैटर के तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हो रही है ना? बिल्कुल। अब चलिए नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में बात कर लेते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह एक्चुअल में क्या है, ठीक। तो अब हम धीरे धीरे करके बातें कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में बात करें तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आपको बिल्कुल ध्यान ही रखना है। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ऊपर देखिए यहाँ पे बात कर रखे ना, जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं इन सबके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे ये मैं डॉट 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 कर दिया हूँ तो इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या है, कुछ ना कुछ स्पेस क्या है, प्रेजेंट है। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अभी इन सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। स्पेस बिटवीन देम, कॉन्टिन्यूसली मूविंग एंड अट्रैक्ट टू ईच अदर, और एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। ये चाहे मैटर सॉलिड स्टेट में हो, चाहे लिक्विड स्टेट में हो, चाहे गैसियस स्टेट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमेशा एप्लीकेबल है कि अगर वो मैटर है तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मतलब ये मेनली उसमें ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट ही होगा मैटर में। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? चलिए मैं एक एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें। जैसे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। आप इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई यहाँ पे कप वगैरह में वाटर था, थोड़ा बहुत इसमें वाटर वगैरह प्रेजेंट है। ऐसे वाटर ले लिया आप, ये कप में वाटर हो गया। अब इसमें आप थोड़ा सा कोई कलर वगैरह मिक्स कर दिए, तो इसमें आप कलर वगैरह मिक्स कर दिए तो देखते हैं ये कलर वगैरह वाटर में जाके पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब जो कलर है उसके भी छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, जो वाटर है वो भी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि मैटर सारे किसके मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका ये मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये तो चलिए ये आपका कोई हो गया कलर, और ये जो येलो येलो कलर का पार्ट था हमारा, ये हमारा हो गया वाटर। तो इसका मतलब है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे, जो पार्टिकल थे, उनके बीच में स्पेस था, और एक्चुअल में कलर के भी जो पार्टिकल्स थे उनके भी बीच में स्पेस था, तभी तो बाकी लोग एक दूसरे में मिक्स हो पाए हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। सर आपने तो लिक्विड वगैरह का एग्जाम्पल ले लिया, क्या आपको पता है वाटर में एक्चुअल में कुछ ऑक्सीजन भी डिजॉल्व हुई होती है, उसे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं। तो वाटर में कुछ ऑक्सीजन भी डिजॉल्व होती है। आप सोचिए कि फिश वगैरह कैसे सर्वाइव करते होंगे वाटर के अंदर। तो लिक्विड में गैस भी डिजॉल्व हो गई होती है। कोई सॉलिड की बात कर लें सर, सॉलिड वगैरह में चीनी वगैरह को भी तो वाटर में घोल लेते हैं आप, या फिर किसी चौक वगैरह का एग्जाम्पल ले लीजिए सॉरी, किसी चौक वगैरह का एग्जांपल ले लीजिए। चौक वगैरह को लेके जाते हैं आप वाटर वगैरह में, ऐसे थोड़ा सा डुबा के रखिए तो वाटर के मॉलिक्यूल धीरे धीरे चौक के अंदर इंटर करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कुछ ना कुछ स्पेस तो प्रेजेंट होता है। अब वो स्पेस कम हो सकता है, जितना अच्छा सॉलिड होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, जितना बढ़िया सॉलिड होगा उतना स्पेस कम होगा, उतने पार्टिकल पास पास होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके बीच में स्पेस नहीं होगा। तो क्या एक पहली लाइन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई? तो चलिए इसको मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। एक मिनट, ये हाईलाइट थोड़ी ना हो रहा है, चलिए इसको हाईलाइट कर देते हैं। पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है। नेक्स्ट, पार्टिकल ऑफ अ मैटर और कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ये बड़ी बेहतरीन लाइन है, यहां से कई बार बहुत बड़े बड़े एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, फिर से वही बात, मैटर है तो सारे मैटर के लिए बात हो रही है। अब एक्चुअल में हमेशा पार्टिकल मूव करते रहते हैं। सर कैसे पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं? गैस और लिक्विड में तो समझ में आता है कि उनके फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, वो बह के इधर उधर चले जाते हैं, तो इसका मतलब उनके पार्टिकल तो मूव करते रहते हैं। लेकिन सर सॉलिड कहाँ बह के चला जाता है? मैं पूरी की पूरे मैटर की बात नहीं कर रहा हूँ, उस मैटर में जो पार्टिकल प्रेजेंट है, मैं उन पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते थे। चलिए फिर से एक बार आयरन रॉड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई आयरन रॉड है, ये Fe है, इसमें खूब ढेर सारे Fe प्रेजेंट है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको फील कराता हूँ। किसी फ्लोर वगैरह पे जब आप दौड़ते रहते हैं तो एक तरीके की वाइब्रेशन फील होती है। इसका मतलब वहाँ के भी पार्टिकल मूव कर रहे हैं। सर वो तो हम दौड़ रहे हैं तब ना मूव कर रहे हैं, नहीं, उस टाइम आपको फील हो रहा है। बस इतना सा इसमें डिफरेंस है कि सॉलिड के पार्टिकल मूव करते रहते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बहुत थोड़ा सा वाइब्रेट करते रहते हैं, आगे पीछे थोड़े बहुत होते रहते हैं।
क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी कम होती है। अब ये सर नया वर्ड काइनेटिक एनर्जी कहां से आ गया? अब ध्यान से सुनिए, काइनेटिक वर्ड मोशन से रिलेट करता है। जहां भी काइनेटिक वर्ड होगा वहां पे मोशन से ही रिलेशन होता है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो एक्चुअल में जब मैं काइनेटिक वर्ड के बारे में बात करूं, पूरी साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, पूरी साइंस में जहां जहां वर्ड काइनेटिक आएगा उसका मतलब मोशन से रिलेशन होगा। तो क्या पार्टिकल जब हमेशा मूव कर रहे हैं, इसका मतलब मोशन के लिए जब भी कोई पार्टिकल, कोई बॉडी मोशन कर रही होगी तो कुछ ना कुछ उसके पास एनर्जी होगा, तभी तो वो मोशन कर पा रही है। तो अगर उसके पास एनर्जी है तो उस एनर्जी को आप क्या कह देंगे जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? काइनेटिक एनर्जी। ये हुई ना बात माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए अब इसको देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, इनको ध्यान से हम पढ़ लेते हैं। एक बात और सुनिए, जैसे मान लेते हैं अब एक वाटर का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ वाटर के पार्टिकल्स हैं, ये वाटर है, इसको आप हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो ये वाटर ही तो रहेगा, लेकिन मॉलिक्यूल दूर दूर चल जाएंगे, ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब यही वाटर, सॉरी ये स्पेलिंग गलत है, अभी अगर यही वाटर को अगर आप कूल कर दें तो क्या इसके पार्टिकल और पास पास आ जाएंगे? इसके पार्टिकल पास पास आ जाएंगे और ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा? आइस में। देखिए अब यहीं से आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे जो फिजिकल स्टेट है वो तो वाटर की चेंज हो रही है, एक बार लिक्विड, एक बार सॉलिड, एक बार गैस, इस तरीके से चेंज हो रही है। लेकिन देखिए एक बार जैसे यहाँ पे आइस हो गया, ये यहाँ पे वाटर हो गया, ये वाटर वेपर हो गया। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दे पा रहे हैं कि जो एक्चुअल में जो वाटर है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसका केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हुआ। हर केस में यहाँ पे भी H2O है, यहाँ पे भी H2O है और यहाँ पे भी H2O ही है। इसका मतलब जब वाटर को आप कूल किए, जब आप वाटर को कूल किए हैं, तो जब आप वाटर को कूल किए हैं तो एक्चुअल में आप उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी छीन लिए हैं। पहले वो घूम फिर रहा था, वाटर चल फिर थोड़ा ज़्यादा रहा था। आइस देखते हैं, आइस के फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, आइस के बहने की टेंडेंसी होती है? नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती माय डियर स्टूडेंट। तो एक्चुअल में जब वाटर के बहने की टेंडेंसी होती है लेकिन आइस की नहीं होती, क्योंकि अब वाटर से आप काइनेटिक एनर्जी विड्रॉ कर लिए उसको कूल करके। ऐसे ही वाटर को जब आप हीट करते हैं तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब आप उसको एनर्जी प्रोवाइड किए हैं बाई द हीटिंग। आप उसको हीट करके आप उसको एनर्जी प्रोवाइड किए और वो एनर्जी लेके और ज़्यादा मोशन में आ गया है। इसी वजह से देखते हैं जब वाटर वगैरह को बॉयल करते हैं तो उस तरीके से धीरे धीरे क्या करता है वो कि बॉयल हो के कहाँ चल जाता है? ऊपर जाने लगता है, वेपर वगैरह में फॉर्मेट हो, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो चलिए अब जो एनसीईआरटी की लाइनें हैं इसको थोड़ा सा चपड़ चपड़ कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। ये देखिए अल्टीमेट वर्ड है, काइनेटिक एनर्जी होती है उसके पास, उसी से वो क्या करते हैं? मूव कर पाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखिए एक देखिए बेहतरीन लाइन, यहाँ से कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर, so we can say that increase in temperature kinetic energy of the particle also increases। इंपॉर्टेंट कहाँ से? एक मिनट, ये वाला पार्ट कर देता हूँ मैं, इससे काम चल जाएगा। विथ इंक्रीज टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज। अरे क्या बात क्लियर हो रही है ना? ठीक है। अब देखिए टोटल में कितनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में बात किया था? 3। कितनी हो गई? 2। पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है? स्पेस होती है। पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं और पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट भी तो करते रहते हैं ना। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? वो अट्रैक्ट करते रहते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल और लेके समझा देता हूँ। देखिए ये चीज़ें बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं ये वाटर है, सर बात बात पे आप वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। अरे और किसी चीज़ का भी एग्जांपल ले सकते हैं, आपकी डेली लाइफ में इसको देखते हैं ना, उसके लिए बात कर रहे हैं। चलिए जैसे मान लेते हैं ये वाटर है, यहाँ पे खूब ढेर सारा ये पानी पड़ा हुआ था। इसको स्लाइड करके ऊपर कर लूँगा तब अच्छे से चलेगा। जैसे यहाँ पे H2O है,
अब यहाँ पे खूब ढेर सारा वाटर वगैरह पड़ा था, लेकिन आपने यहाँ पे अपने फिंगर से एक लाइन बना दिया, इधर एक तरीके से लाइन में। कई बार आप देखें, कई बार इस तरीके से खेलोगे ना, आपके पास में वाटर वगैरह गिरा रहता है, उसको उंगलियों से आप एक लाइन बना देते हैं, फिर वो उसी लाइन को फॉलो कर करके जा रहा होता है। तो अब इसी लाइन को, अब ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, अब आप जो लाइन ड्रॉ कर दिए, इसको फॉलो कर करके इधर बहने लगे, फ्लो करने लगे। तो जब ये फ्लो करने लगे, इस डायरेक्शन में वाटर फ्लो करने लगे, यानी वाटर में एक तरीके का अट्रैक्शन है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तभी ना आप जबरदस्ती एक मॉलिक्यूल कह रहा हूँ, कुछ मॉलिक्यूल को आप इधर फ्लो कराए अपनी उंगलियों के हेल्प से, तो बाकी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उसी को फॉलो करके उधर धीरे धीरे जा रहे थे। इसका मतलब वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं। तो क्या बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। क्या बात क्लियर हुआ? अब चलिए, अब एक दो लास्ट स्पेशल पॉइंट के बारे में सुनिए। मैटर के बारे में तो बात होगी। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो मैटर नहीं हो सकती, जिस पे क्वेश्चन बन सकता है? हमारी फीलिंग, इमोशंस, जैसे जितनी भी थिंग्स है जिनके पास मास और ये होता है। कौन कौन लोग हैं जो मैटर नहीं है? जैसे हमारी जो फीलिंग है, हमारे जो इमोशंस है, हमारे जो थॉट है, हमारी जो सोच है, हमारी जो थॉट वगैरह है, ये सारी चीज़ें एक्चुअल में मैटर है या नहीं है? तो ये सारी की सारी चीज़ें मैटर नहीं है। इसको रुके, मैं फिर से ऐसे कर देता हूँ, इस तरीके की चीज़ें। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैटर नहीं है। जैसे मान लेते हैं आप किसी को सोच के रो रहे हैं, अरे ठीक है मान लेते रो रहे हैं, वैसे तो आप हंसते रहिए, रोएंगे क्यों, लेकिन मान लेते किसी को सोच के आप रो रहे हैं, तो जो आपकी थॉट है, जो आपकी सोच है, वो मैटर नहीं है। लेकिन रो रहे हैं तो आंसू बाहर आ रहा है, तो जो टीयर्स वगैरह बाहर आ रहे हैं आपकी आंखों से, एक्चुअल में वो मैटर है। क्या बात समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रही है तो यस या नो एक थम्स अप दे दीजिए। अब चलिए यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। अब 1 मिनट में आपको सारी चीज़ें रिवाइज करता हूँ कि आज हम चीज़ें पढ़ के रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर, जितनी भी पूरी यूनिवर्स में चीज़ें, जो भी थिंग्स है, वो सारी की सारी चीज़ें मैटर है। दुनिया भर का पंचायत इसमें पढ़ रखे हैं। अब मैटर को डिफाइन करने के लिए आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जिसके पास मास एंड वॉल्यूम होगा वो मैटर होगा। तो क्या फीलिंग के पास मास या वॉल्यूम है? नहीं है। इमोशन के पास है? नहीं है। थॉट के पास है? नहीं है। सर थॉट के पास ब्रेन तो होता है। अरे ब्रेन होता है ना, थॉट का कोई मास नहीं होता है, थॉट का कोई एक्चुअल में वो वॉल्यूम नहीं होता है। क्या बात समझ में आ रही है? बाकी तो जिसके पास मास एंड वॉल्यूम होता है उसको आप क्या कह देते हैं कि वो मैटर है। फिर इन अर्लियर टाइम में हमारे इंडियन फिलोसफर ने एलिमेंट वगैरह को, मैटर वगैरह को 5 एलिमेंट में क्लासिफाई कर दिया था। वो कौन थे? एयर हो गए, अर्थ हो गया, फायर हो गया, स्काई हो गए और वाटर हो गए, इस तरीके से। फिर मॉडर्न साइंटिस्ट वगैरह ने क्लासिफिकेशन किया अगर मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे और केमिकल नेचर वगैरह के बेसिस पे। तो थोड़ी थोड़ी बातें हम यहाँ पे फिजिकल नेचर वगैरह के बारे में कर रखे हैं। सारे मैटर किससे बने होते हैं? पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। पार्टिकल काफ़ी टीनी से होते हैं, उन्हीं को हम पार्टिकल कह देते हैं। एक्चुअल में एटम या फिर मॉलिक्यूल को हम पार्टिकल के फॉर्मेट में कंसीडर कर रहे थे। क्या बात समझ में आ रही है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मैटर। देखिए एकदम ध्यान से सुनते रहिएगा। पार्टिकल ऑफ अ मैटर, नॉट अ मैटर। क्या बात समझ में आ रही है? तो सर पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर में डिफरेंस है क्या? हाँ बिल्कुल डिफरेंस है। जैसे मान लेते कोई ब्रिक है, वो पूरी तरीके से क्या है? अब ब्रिक वगैरह के बारे में बात करें तो पूरा मैटर है, लेकिन उसमें छोटे टीनी पार्टिकल प्रेजेंट होंगे ना, तो वो जो पार्टिकल वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ना कि वो पूरा ईंट एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। क्या बात समझ में आ रही है ना? तो इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी? पार्टिकल के पास क्या होता है? स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट रहता है। वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट, और वो एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? अट्रैक्ट करते रहते हैं। क्या यहां तक बातें समझ में आई? यस या नो स्टूडेंट? एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ। अब बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अब फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी के 2 से 3 पेज कंप्लीट हो रखे हैं। इसी लेक्चर के साथ साथ आप नोट्स भी बनाते रहिए, अपना खुद का नोट्स बनाते रहिए, और एक्चुअल में
आप एनसीईआरटी भी रीड करते रहिए ताकि आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी समझ में आए, उसके साथ आप फेमिलियर हो जाएं। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।